एंशिएंट इजिप्ट सीरीज़ में अब तक हमने 332 बीसी तक का इतिहास देखा है। सीरीज़ के इस अंतिम वीडियो में हम टॉलेमिक पीरियड और रोमन पीरियड की बातें करेंगे। इतिहास में यह समय 332 बीसी से 641 एडी तक का माना जाता है। लगभग 975 वर्षों की इस अवधि में मिस्र ग्रीक और रोमन शासकों के अधीन रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। प्राचीन मिस्र सीरीज़ के 8वें और अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। टॉलेमिक पीरियड 332 बीसी में ग्रीक किंगडम मैसिडोन के राजा अलेक्जेंडर III, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, ने इजिप्ट के तत्कालीन सैट्रप मेजेसिस पर विजय पाई। उसने इजिप्ट के धार्मिक रिवाजों की कद्र करके स्थानीय जनता की स्वीकार्यता तो अर्जित की, परंतु सभी महत्वपूर्ण ओहदों पर ग्रीकवासियों को ही रखा। अलेक्जेंडर ने नील नदी के मुहाने पर एक नए शहर अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके जनरल्स पर्डिकस और टोलेमी ने संयुक्त रूप से इजिप्ट पर शासन किया। शीघ्र ही दोनों में संघर्ष हुआ, जिसके बाद टोलेमी पूरे इजिप्ट पर अपनी सत्ता कायम करने में सफल रहा। 305 बीसी में उसने स्वयं को फेरो घोषित किया और इसके साथ ही टोलेमिक डायनेस्टी की नींव रखी, जिसने आने वाले 300 वर्षों तक मिस्र पर राज किया। टोलेमी राजवंश ने पारंपरिक इजिप्शियन कल्चर को अपनाया और यहाँ तक कि अपने परिवार में ही उन्होंने विवाह भी किए। इस राजवंश के सभी पुरुष राजाओं ने अपना नाम टोलेमी रखा। जब रानियों ने शासन किया तो उन्होंने अपने नाम या तो क्लियोपेट्रा रखे या आर्सिनो या फिर बेरेनिस। इस राजवंश की आखिरी शासक थी प्रसिद्ध रानी क्लियोपेट्रा द 7। क्लियोपेट्रा ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रोमन रिपब्लिक के जनरल्स जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ राजनीतिक के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बनाए। बैटल ऑफ एक्टियम 30 बीसी में एक महत्वपूर्ण समुद्री युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ थी रोमन जनरल मार्क एंटनी और रानी क्लियोपेट्रा की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ था रोमन जनरल ओक्टावियन। इस युद्ध में ओक्टावियन विजयी रहा। तत्पश्चात मार्क एंटनी और रानी क्लियोपेट्रा दोनों ने आत्महत्या कर ली। किंवदंती है कि रानी क्लियोपेट्रा ने इजिप्शियन कोबरा से स्वयं को नस्वाकर अपनी जान ली। इस घटना के बाद ओक्टावियन रोमन एम्पायर का संस्थापक एम्पेरर बना और उसे एम्पेरर अगस्टस के नाम से जाना गया। अब इजिप्ट विशाल रोमन एम्पायर का एक प्रांत बनकर रह गया था। रोमन इजिप्ट 30 बीसी में इजिप्ट के रोमन एम्पायर का हिस्सा बनने के बाद रोमन शासकों ने हालांकि ममीकरण और इजिप्शियन गॉड की पूजा की परंपरा कायम रखी। वे सामान्यतया ग्रीक शासकों की तुलना में मिस्रवासियों के साथ अधिक वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार रखते थे। 50 एडी के आसपास मिस्र में क्रिश्चियनिटी ने अपने पैर पसारने शुरू किए। इनका स्थानीय पारंपरिक धर्म से टकराव होने लगा। धीरे धीरे मिस्र के पारंपरिक धर्म अपनी लोकप्रियता खोने लगे। 303 एडी में रोमन एम्पेरर डायोक्लेशियन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इन रोमन इजिप्ट। रोमन प्रशासन में मूल मिस्रवासी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण रोमन मूल के लोगों से अलग समझे जाते थे। ज़्यादातर मिस्रवासी अब भी कृषक और पशुपालक थे, जो गाँव में रहते थे और डिमोटिक और कॉप्टिक भाषाएं बोलते थे। शहरों में रहने वाले कोई ग्रीक भाषा बोलते थे। रोमन प्रशासन हर गांव में 3 साल के लिए एक स्क्राइब नियुक्त करता था, जो गांव के लिए सेक्रेटरी का काम करता था। रोमन काल में शहरीकरण में तेजी आई और इससे सामाजिक सम्मिश्रण भी होने लगा। शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई। साक्षरता के मामले में मिस्र रोमन एम्पायर में बहुत आगे था। 212 एडी में उन सभी मिस्रवासियों को जो गुलाम नहीं थे, रोमन एम्पायर की नागरिकता प्रदान की गई। 4वीं शताब्दी एडी के आखिरी दिनों में रोमन एम्पायर 2 टुकड़ों में बंट गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसकी राजधानी रोम रही। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बेजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट अधिक समृद्ध ईस्टर्न रोमन एम्पायर का प्रोविंस था। 641 एडी में मुस्लिम शासन के स्थापित होने तक मिस्र बेजेंटाइन एम्पायर का प्रोविंस बना रहा। 641 एडी के बाद मिस्र में इस्लामिक शासन का आरंभ हुआ और इसी के साथ प्राचीन मिस्र के इतिहास का भी अंत हुआ। आइए इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करें। यह सीरीज़ आपको कैसी लगी? मुझे खुशी होगी यदि आप अपने विचार कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।